इथेनॉल ब्लेंडिंग को एक ग्रीन सॉल्यूशन बोल के लॉन्च किया गया था। बोला गया था कि इससे पेट्रोल सस्ता होगा, पेट्रोल के इंपोर्ट्स कम होंगे, पॉल्यूशन कम होगा, यहाँ तक कि फार्मर्स को एक एक्स्ट्रा इनकम भी मिलेगी। लेकिन रियलिटी तो बिल्कुल कुछ और ही है। और ये सब समझने के लिए हमें समय में थोड़ा सा पीछे चलना होगा। देखिए, 2004 में पेट्रोल का दाम लगभग 34 रुपये पर लीटर था। उस टाइम पे लोगों को लगता था कि ये मैनेजेबल है। लेकिन अगले कुछ सालों में ये रेट तेजी से बढ़ने लगे। 2011 तक दिल्ली में पेट्रोल 63 रुपये के आसपास पहुंच गया। मतलब सिर्फ 7-8 सालों में प्राइस ऑलमोस्ट डबल हो चुका था। वहीं 2014 से 2024 के बीच दाम फिर से बढ़े, लेकिन पहले जैसे तेजी नहीं थी। 2014 में पेट्रोल 73 रुपये था और 2024 तक 97 से 100 रुपये के रेंज में चला गया। यानी 10 सालों में करीब 33% की हाइक हुई थी। लेकिन फिर भी आम आदमी के जेब पे इसका असर भारी था, क्योंकि इस दौरान टैक्सेज और इन्फ्लेशन दोनों बढ़ गए थे। 2025 में आज सिचुएशन ये है कि ऑल इंडिया एवरेज पेट्रोल प्राइस 105 रुपये के करीब है। कुछ स्टेट जैसे कि तेलंगाना में तो ये और भी महंगा है। हैदराबाद में 2021 से 2025 तक दाम 87 से 107 रुपये तक पहुंच गया, जो कि 23% का जंप है सिर्फ 5 सालों में। ये इसलिए भी हुआ है क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट्स ने अपने वैट कम नहीं किए, जबकि कुछ दूसरे स्टेट्स ने रिलीफ भी दिया था। अब पेट्रोल के दाम बढ़ने के मेजर दो कारण हैं। पहला तो ये कि क्रूड ऑयल का रेट डॉलर में होना, और दूसरा इंडिया के अंदर के खुद के टैक्सेस। मतलब कि स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों ने अपना रेवेन्यू बढ़ाने के लिए पेट्रोल पर एक्साइज और वैट बढ़ा दिया। अब इससे होता क्या है कि अगर इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल सस्ता होता भी है, तो इसका एक्चुअल फायदा आम आदमी को नहीं मिलता है। जब पेट्रोल के दाम 20 साल में 34 रुपए से बढ़कर 105 रुपए तक हो गए हैं, तब आम आदमी ऑलरेडी प्रेशर में था। ऊपर से अब E20 इथेनॉल ब्लेंडिंग के नाम पे एक और नया लोड डाल दिया गया है। माइलेज गिर गई है, गाड़ी की सर्विसिंग कॉस्ट बढ़ गई है, और कंज्यूमर को लगा कि शायद पेट्रोल महंगा होने के बाद भी उन्हें ग्रीन फ्यूल का फायदा मिलेगा। लेकिन जो प्रॉब्लम पेट्रोल के प्राइस हाइक से शुरू हुई थी, उसकी को इथेनॉल स्कैम ने और भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड बना दिया है। तो फिर सवाल ये उठता है कि अगर पब्लिक को नुकसान हो रहा है, तो फिर फ़ायदा किसको हो रहा है? डॉक्यूमेंट्स तो ये दिखाते हैं कि कुछ सेलेक्टेड शुगर मिल्स और इथेनॉल प्लांट्स को गारंटीड कॉन्ट्रैक्ट्स दिए गए, वो भी फिक्स्ड प्राइसेस पे। मतलब कि यहाँ डिमांड और सप्लाई का तो कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, और प्रॉफिट बिल्कुल ही पक्का है। हमने कॉन्ट्रैक्ट्स, जीएसटी नोटिसेज और कंपनी फाइलिंग्स देखे हैं। पैटर्न क्लियर है। जब भी पॉलिसी पुश हुआ है, कुछ स्पेसिफिक कंपनीज की कैपेसिटी और प्रॉफिट्स आसमान छूने लग गए हैं। देखिए, फार्मर्स और कंज्यूमर्स के नाम पे सब्सिडी और सपोर्ट आती ज़रूर है, लेकिन एक्चुअल में जो पैसा है वो बस प्रमोटर्स और मिडिल मैन के पॉकेट में ही जाता है। और सबसे बड़ी बात है कि जीरो ट्रांसपेरेंसी रखी गई है। मतलब कि ना ऑयल मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज के प्रोक्योरमेंट डिटेल्स इजीली पब्लिक में अवेलेबल हैं, ना ही उनके लैब के टेस्टिंग रिपोर्ट्स। मतलब कि एक आम आदमी ये बात पता ही नहीं कर सकता कि उसकी गाड़ी में जो पेट्रोल डाला जा रहा है वो कितना सेफ है और कितना ब्लेंडेड है। नितिन गडकरी ने 1995 में पूर्ति पावर एंड शुगर लिमिटेड स्टार्ट की थी, जो कि बाद में पूर्ति ग्रुप के नाम से चली। ये वेंचर उन्होंने तब लॉन्च किया जब वो महाराष्ट्र के PWD मिनिस्टर थे। आइडिया था कि शुगर, एथेनॉल और पावर के सेक्टर में एक बहुत बड़ा बिजनेस खड़ा करना, खास करके विदर्भ नागपुर बेल्ट में, जो कि उनका पॉलिटिकल बेस था। लेकिन पूर्ति ग्रुप के फाइनेंसिस पे शुरू से ही सवाल उठते रहे। इन्वेस्टिगेशंस में सामने आया कि पूर्ति के इन्वेस्टर्स में बहुत सी कंपनियां डिफंक्ट या फिर शेल कंपनीज थी। रिपोर्ट्स में दिखा गया कि 18 ऐसी फर्म्स ने पूर्ति में पैसा लगाया जो कि खुद ही खोखली थी। कंपनी के कॉमन डायरेक्टर शेयर करती थी और बस पैसा घुमाने के लिए ही बनाई गई थी। 2010 के आसपास जब पूर्ति को 64 करोड़ रुपए का लॉस हो रहा था, तब एक और बड़ा कंट्रोवर्सी हुआ। IRB इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी कि आइडियल रोड बिल्डर इंफ्रास्ट्रक्चर्स, जिसके गडकरी का ही मिनिस्टेरियल डिपार्टमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स देता था, उसने पूर्ति को 164 करोड़ रुपए का लोन दिया। और इसी समय गडकरी के बेटे निखिल गडकरी IRB ग्रुप में डायरेक्टर भी थे। ये एक क्लियर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का केस बन गया, जिसमें क्रिटिक्स ने बोला कि गडकरी अपनी पावर का यूज करके अपनी कंपनी को बचा रहे थे। बाद में पूर्ति ग्रुप के पार्ट्स तोड़ के उनके बेटों ने अपनी अपनी कंपनीज बनाई। सारंग गडकरी ने मानस एग्रो इंडस्ट्रीज संभाली, जिसमें कि शुगर और इथेनॉल के साथ साथ रम और विस्की ब्रांड भी लॉन्च किए गए। वहीं दूसरी तरफ निखिल गडकरी ने सियान एग्रो इंडस्ट्रीज चलाई, जो कि इथेनॉल प्रोडक्शन पे फोकस करती है। और ये कंपनी को लिटरली आसमान पे ले गई। 2023 में 17 करोड़ का क्वार्टरली रेवेन्यू था, जो कि 2025 तक 510 करोड़ रुपए हो गया। कंपनी के शेयर्स भी 40 रुपए से 668 रुपए तक चले गए, सिर्फ 16 महीनों में। और इसी दौरान नितिन गडकरी ने अपना सबसे बड़ा पॉलिटिकल प्रोजेक्ट बनाया, यानी कि इथेनॉल ब्लेंडिंग पॉलिसी। उन्होंने हर स्टेज पे इथेनॉल को फ्यूल ऑफ द फ्यूचर बोला है, और E20 पेट्रोल को अग्रेसिवली पुश किया। गवर्नमेंट ने ऑयल मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज को फोर्स किया कि इथेनॉल को लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स पे खरीदें, फिक्स्ड प्राइसेस पे खरीदें और डिमांड भी सिक्योर करें। तो कहानी बिल्कुल सिंपल है कि पूर्ति ग्रुप से शुरू हुई जर्नी और गडकरी फैमिली के बिजनेसेस को आज इथेनॉल ब्लेंडिंग पॉलिसी का सीधा सीधा और एश्योर्ड फायदा मिल रहा है। इथेनॉल ब्लेंडिंग का मतलब होता है पेट्रोल में इथेनॉल मिक्स करना। अब इथेनॉल एक तरह का बायोफ्यूल है, जो कि शुगर केन, कॉर्न या फिर अलग अलग ग्रेन्स को मिलाकर बनता है। इंडिया में 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग का टारगेट
2030 तक था, जो कि 2025 में ही अचीव कर लिया गया। अब तो और गवर्नमेंट कह रही है कि वो 30% इथेनॉल ब्लेंडिंग तक जाना चाहती है। अब पेट्रोल तो सस्ता हुआ नहीं, उल्टा एथेनॉल की कॉस्ट और भी ज़्यादा बढ़ गई है। और ऑयल कंपनीज ने क्रूड ऑयल के प्राइस में 65% का डिक्रीज होने के बावजूद जो ऑयल के प्राइसेस हैं वो सिर्फ 2% तक कम किए। ये बात पब्लिक को बहुत ज़्यादा चुभी। E20 फ्यूल का एनर्जी कंटेंट प्योर पेट्रोल से कम होता है, तो माइलेज थोड़ी कम होती है। नई गाड़ियों में 1 से 2% और पुरानी गाड़ियों में 3 से 6% तक। कुछ लोग बोलते हैं कि उनका माइलेज 10% तक कम हो गया है, स्पेशली ओल्ड गाड़ियों में या फिर ओल्ड बाइक्स में। अभी एक बहुत बड़ा इशू है क्योंकि फ्यूल एफिशिएंसी कम होने से पेट्रोल की खपत ज़्यादा होती है। देखिए, इथेनॉल थोड़ा कोरोसिव होता है, यानी कि ये इंजन के पार्ट्स को डैमेज कर सकता है, स्पेशली उन गाड़ियों में जो कि E20 फ्यूल के लिए डिज़ाइंड ही नहीं है। देखिए, प्री 2010 व्हीकल्स या जो E10 के लिए बने हैं उनमें रस्ट, इंजेक्टर क्लॉगिंग या फिर मिस फायर जैसी प्रॉब्लम्स आ सकती है। देखिए, गवर्नमेंट बोलती है कि जो नई गाड़ियाँ आ रही हैं वो ऑलरेडी E20 कंपैटिबल है, और जो नहीं है वो अपने ऑटो मेकर के सर्विस सेंटर जा करके पार्ट्स में रिप्लेसमेंट करा सकती हैं। पर ये एक्स्ट्रा कॉस्ट का झंझट है और छोटी छोटी सिटीज़ में सर्विस सेंटर के इतने अच्छे सेटअप है भी नहीं। वहीं इंश्योरेंस कंपनीज ने भी कहा है कि E20 के यूज से इंश्योरेंस कवर पे कोई असर नहीं पड़ेगा, पर सोशल मीडिया पे लोगों के डाउट्स अभी भी हैं। एको इंश्योरेंस ने भी ट्वीट करके सेम चीज़ कही कि ये सब इंश्योरेंस में कवर नहीं होगा, और फिर बाद में उन्होंने अपना ट्वीट ही डिलीट कर दिया। अब ऑलमोस्ट इंडिया के 90,000 पेट्रोल पंप्स पे सिर्फ E20 पेट्रोल ही मिलता है। पहले तो E5 और E10 के ऑप्शंस भी थे, अब तो वो भी अवेलेबल नहीं है। अब इससे लोगों को लगता है कि उनकी चॉइस छीन ली जा रही है, क्योंकि उन्हें पता नहीं पंप पे कितना इथेनॉल मिक्स है। एक PIL भी सुप्रीम कोर्ट में फाइल की गई थी डिमांडिंग एथेनॉल लेबलिंग एट पंप्स, पर कोर्ट ने उसको डिसमिस कर दिया ये बोल के कि ये पब्लिक इंटरेस्ट में नहीं है। अब गवर्नमेंट कहती है कि ये E20 फ्यूल से CO2 एमिशंस कम होते हैं, शुगर केन बेस्ड इथेनॉल से करीब 65% तक और मेज्ड बेस्ड इथेनॉल से करीब 50% तक कम एमिशंस देखे गए हैं। पर ये इतना सिंपल भी नहीं है। देखिए, गन्ना उगाने के लिए बहुत सारा पानी चाहिए होता है, और महाराष्ट्र जैसे स्टेट्स में ग्राउंड वाटर डिप्लीशन एक बहुत बड़ा इशू है। ये अनसस्टेनेबल भी है और लैंड डिग्रेडेशन भी बढ़ रहा है। अब गवर्नमेंट राइस और कॉर्न से भी इथेनॉल बना रहा है, पर इससे फूड प्राइसेस और भी ज़्यादा बढ़ सकते हैं, जो कि आम आदमी के लिए अलग ही टेंशन होगी। 2024-2025 में कॉर्न इंपोर्ट्स 6 गुना ज़्यादा बढ़ गए, क्योंकि सारा कॉर्न इथेनॉल के लिए डाइवर्ट हो रहा था। अब देखिए, सवाल सीधा है कि अगर ये E20 पॉलिसी सही से काम कर रही होती तो जो व्हीकल ओनर्स हैं उनको कोई प्रॉब्लम ही नहीं हो रही होती, किसानों की भी इनकम डबल हो चुकी होती। लेकिन ज़मीनी हालात तो बिल्कुल ही अलग हैं। पब्लिक सारा कॉस्ट उठा रही है और प्रॉफिट सिर्फ कुछ ही लोगों को हो रहा है। यही वजह है कि लोग इसे ग्रीन पॉलिसी से ज़्यादा ग्रीन स्कैम कह रहे हैं। ट्रांसपेरेंसी की कमी, कॉन्ट्रैक्ट्स के छुपाए डिटेल्स और पॉलिटिकल कनेक्शंस इसको और शेडी बनाते हैं। अगर सिस्टम सच में क्लीन है तो गवर्नमेंट को अपने प्रोक्योरमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स और लैब टेस्ट रिपोर्ट्स पब्लिक करने में प्रॉब्लम क्यों हो रही है? तो अल्टीमेटली E20 का असली टेस्ट पॉल्यूशन या माइलेज नहीं है, असली टेस्ट है अकाउंटेबिलिटी का। मतलब कि जो देश का आम आदमी है, जो माइलेज, मेंटेनेंस और महंगाई से ऑलरेडी इतना परेशान है, क्या उसकी आवाज़ उस पॉलिसी मेकर के टेबल तक पहुंच भी रही है कि नहीं? अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम जल्दी लौटेंगे एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए कीप लर्निंग।